वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित शर्मा SPSR। और आज हमारी ये क्लास 9th की सर्कल की सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम। और इस पार्ट में हम बात करेंगे एंगल्स की। जो फर्स्ट पार्ट था वो कॉर्ड और उसकी लेंथ पे बेस्ड था, और ये जो सेकंड पार्ट है इसमें आर्क और एंगल्स का रोल है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉर्ड और आर्क का डिफरेंस। कॉर्ड एक ऐसी लाइन सेगमेंट को बोलते हैं जो सर्कल के विद इन होती है और जिसके एंड पॉइंट सर्कल पे लाइज करते हैं, ये कॉर्ड है। और आर्क हम उसे कहते हैं कि जो सर्कल का एक कंटिन्यूअस पार्ट होता है, यानी पीस ऑफ ए सर्कल, ये आर्क है। इसको हम आर्क का नाम देते हैं, यानी सर्कल का एक पार्ट। और आर्क मैंने तुम्हें बताया था 3 तरीके की होती है। एक तो माइनर आर्क, एक मेजर आर्क, और एक आर्क होती है सेमी सर्कल। जैसे अगर यहां सेंटर को हम देखें और इस कॉर्ड को मिलाएं तो ये डायमीटर के एंड पॉइंट से जो आर्क बनेगी, मान लो ये P है, ये Q है, तो ये जो PQ आर्क है सेमी सर्कल कहलाएगी। तो हमारे पास 3 तरीके की आर्क हो गई। माइनर आर्क जैसे AB, मेजर आर्क जैसे BA, और एक डायमीटर के एंड पॉइंट से जो आर्क बनेगी सेमी सर्कल, PQ या QP। तो कुल मिला के हमारे पास ये जो आर्क है, अब इनसे रिलेटेड हमारा काम है एंगल्स का। तो जैसे कॉर्ड 2 तरीके के एंगल बनाया करती थी, ऐसे ही आर्क भी 2 तरीके के एंगल बनाती है। अगर हम सेंटर को इस आर्क के एंड पॉइंट से कनेक्ट कर दें तो हम बोलेंगे कि ये जो एंगल बना AOB, ये आर्क सेंटर पे बना रही है, एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर। और अगर ये जो इस आर्क का रिमेनिंग पार्ट है, अगर इस रिमेनिंग पार्ट में हम कोई पॉइंट ले लें, मान लो सपोज X, और इस आर्क के एंड पॉइंट को हम X से कनेक्ट करा दें, तो हम इस एंगल को बोलेंगे एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, या एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल। अब वो बात अलग है कि आर्क इस पे भी एंगल बना सकती है। अगर इस आर्क के जो ये वाले आर्क है, मेजर आर्क, इसको इस पे कोई पॉइंट लेके ज्वाइन करा दें तो ये वाला एंगल, ये जो मेजर आर्क है, ये बना रही है इस माइनर आर्क पे। यहां पे y डाल दें तो एंगल AYB जो है वो तो मेजर आर्क बना रही है माइनर वाले पे कोई पॉइंट लेके, और ये जो एंगल बना था AXB, ये एंगल ये माइनर आर्क बना रही है इस मेजर पार्ट पे। तो रिमेनिंग पार्ट जो बचता है आर्क का, उस पे जो पॉइंट अगर हम लेके उसको आर्क के एंड पॉइंट को कनेक्ट कर देते हैं तो वो एंगल कहलाएगा एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। अब इसके ऊपर हमारी कुछ थ्योरम्स है। यहाँ पे मैंने बहुत सारी थ्योरम लिखी है, और इनमें से सबसे पहली जो थ्योरम है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आज का हमारा टॉपिक है एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सर्कल। और इसमें सबसे पहली थ्योरम 10.8 है, और ये थ्योरम हमारी आगे की थ्योरम्स का भी बेस है। यानी कि इस थ्योरम को ही मान के चलो कि ये एग्जाम में तुम्हारे आती है, और इसका एक जैसे नंबर है 10.8 थ्योरम। बाकी इसको कभी कभी डिग्री मेजर थ्योरम भी बोलते हैं, और कभी कभी इसको 3 केस थ्योरम भी बोलते हैं। तो ये जो 3 केस थ्योरम है, इसमें जो केस है वो ये है कि अगर मान लो हमारे पास एक सर्कल है, और सर्कल में, क्योंकि मैंने अभी तुम्हें बताया था कि आर्क की पॉसिबिलिटी 3 बनती है। आर्क हमारे पास सर्कल में माइनर भी हो सकती है, मेजर भी हो सकती है, और सेमी सर्कल भी हो सकती है। तो इसीलिए इसको 3 केस थ्योरम भी बोला जाता है। इसमें हमारे पास 3 केस बनते हैं, फर्स्ट केस, सेकंड केस और थर्ड केस। मान लो हम कोई आर्क लेते हैं सपोज इस सर्कल में AB। अब इस AB की 3 पॉसिबिलिटी है। AB यहां भी हो सकती है, और AB यहां भी हो सकती है, और AB ये ऐसी भी हो सकती है। तो 3 केस बने। गिवन में हमारे पास है एक सर्कल है जिसका सेंटर, ए सर्कल विद सेंटर O, सर्कल का सेंटर है O, और एक आर्क है सपोज AB इज एन आर्क,
और इसके 3 केस है। पहला केस ए बी इज माइनर आर्क, और केस नंबर 2 ए बी इज सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल है या आर्क ऑफ सेमी सर्कल। और केस नंबर 3 ए बी इज मेजर आर्क। तो हमारी थ्योरम क्या है? तो जो हमें प्रूव करना है वही हमारी थ्योरम है। और थ्योरम हमारी यह है कि ये आर्क सेंटर पे जो एंगल बनाएगी, तो सेंटर को इस आर्क से कनेक्ट करना पड़ेगा। यहां पे अगर तुम सेंटर से कनेक्ट करोगे तो ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो जाएगी सेमी सर्कल के केस में, क्योंकि उस केस में डायमीटर हो जाएगा। तो ये आर्क सेमी सर्कल की आर्क है। और एक ये वाला केस है, इसमें सेंटर से अगर ए और बी को मिलाओगे तो ये वाला केस बनेगा। तो ये माइनर आर्क सेंटर पे एंगल बनाती है, एंगल ए ओ बी। अब इसका जो रिमेनिंग पार्ट बचता है इस आर्क के अलावा, वो ये वाला पोर्शन बचता है। अब इस पोर्शन में कहीं भी कोई पॉइंट लेके, अगर जैसे पी पॉइंट तुमने लिया और इसको तुमने आर्क के एंड पॉइंट से कनेक्ट करा दिया, तो ये पॉइंट पी पे जो एंगल बनाएगी आर्क, वो कहलाएगा एंगल सबटेंडेड बाय इट एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो थ्योरम ये होती है कि ये जो एंगल होता है सेंटर पे जो एंगल बनाती है आर्क, वो एंगल इस रिमेनिंग पार्ट पे जो ये एंगल बनाएगी, इस एंगल का डबल होता है। ये वाला एंगल इसका डबल होता है। अब तुम ये पॉइंट कहीं भी ले सकते हो, हर जगह ये रूल फॉलो होगा। ऐसे अगर इसमें हम रिमेनिंग पार्ट, मान लो आर्क ले रहे हैं हम ये वाली ए बी, और रिमेनिंग पार्ट में हमने पॉइंट लिया पी और इसको इससे कनेक्ट कराया, तो इस एंगल में भी यही कहानी बनेगी कि ये जो सेंटर पे एंगल बनाएगी ए ओ बी, वो इस रिमेनिंग पार्ट के एंगल का डबल होगा। यही कहानी यहां चलेगी कि ये जो एंगल होगा, अब ये रिफ्लेक्स बनाएगी। अगर मेजर आर्क है तो सेंटर पे रिफ्लेक्स एंगल बनाएगी, और ये इसका रिमेनिंग पार्ट बचा माइनर वाला। इस रिमेनिंग पार्ट पे अगर हम पी पॉइंट लेके इसको कनेक्ट करा दें ए और बी से, तो ये वाला जो एंगल है ये इसका डबल होगा। अब मेरे ख्याल से थ्योरम तुम्हारी समझ में आ गई होगी कि कोई भी आर्क सेंटर पे जो एंगल बनाती है, वो एंगल उसी आर्क से जो रिमेनिंग पार्ट पे एंगल बनता है, अब रिमेनिंग पार्ट को बाकी का जो पोर्शन बचता है उस पे कहीं भी कोई पॉइंट लेके कनेक्ट कराते हो, तो ये एंगल इसका डबल होता है। ये एंगल x का है तो ये 2x का होगा, ये x y का है तो ये 2y का होगा, और ये अगर z का है तो ये 2z का होगा। तो कुल मिला के एंगल कितने का भी हो, सेंटर वाला एंगल उसका डबल होगा। तो ये हमें प्रूव करना है। तो ये फर्स्ट और सेकंड केस में तो सेम आंसर आएगा। और क्या आएगा कि एंगल सेंटर पे जो बनना है ए ओ बी, चाहे इधर देखो या इधर देखो, ये एंगल ए ओ बी ट्वाइस होगा इस रिमेनिंग पार्ट के एंगल का ए पी बी का। अब ये थ्योरम हम हर जगह अप्लाई करेंगे, ध्यान रखना। और तीसरा केस बस थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, क्योंकि इस केस में मेजर आर्क है और मेजर आर्क सेंटर पे रिफ्लेक्स एंगल बनाती है। तो तीसरे पार्ट में हमें प्रूव करना होगा, थर्ड पार्ट में, कि रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी इज ट्वाइस ऑफ एंगल ए पी बी। तो इसमें इतना फर्क पड़ जाएगा, रिफ्लेक्स हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन में तुम पहले तो ज्वाइन करा दो इस P पॉइंट को सेंटर से, और इसको प्रोड्यूस कर दो M तक। इसको ज्वाइन कराया और आगे प्रोड्यूस कर दिया अप टू M। ज्वाइन PO एंड प्रोड्यूस टू M। ऐसे इसमें भी P से O को ज्वाइन कराया और आगे प्रोड्यूस कर दिया M तक। ऐसे ही इस वाले केस में भी हमने यही काम किया, P से O को मिलाया और इसको प्रोड्यूस कर दिया अप टू M। तो ये हमारे कंस्ट्रक्शन का काम खत्म। अब मैं कुछ मार्किंग कर देता हूं, जैसे यहां पे मैं इस एंगल पे मार्क कर देता हूं एंगल 1, इस पे कर लेता हूं एंगल 2, जिन जिन की मेरे को जरूरत पड़ेगी। इस पे एंगल 3, एंगल 4, इस पे एंगल 5 और इस पे एंगल 6। ऐसे इधर मार्क कर देता हूं मैं, इस पे एंगल 1, इस पे एंगल 2,
ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। सेम ऐसे इस पे मार्किंग कर देते हैं, इस पे एंगल 1, इस पे एंगल 2 और यहां आधा एंगल 3 और ये बाकी का एंगल 4 और ये वाला एंगल जो था OAP ये 5 और आगे का पोर्शन जो बचा ये एंगल OBP ये 6। अब इसके बाद तुम्हें कुछ काम तो तीनों केस में कॉमन करना है, कुछ काम डिफरेंट करना है। तो जब तुम इसका प्रूफ करोगे तो प्रूफ में फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट में कुछ काम तुम्हें कॉमन करना है। तो ये तीनों के लिए कॉमन काम है, तो मैं ये जो करूंगा अब ये तीनों केस में काम करेगा। और वो क्या करूंगा मैं, सबसे पहले तो एक प्रॉपर्टी में यूज करने वाला हूं, चाहे इस फिगर में देखो, चाहे इसमें देखो, चाहे इसमें देखो, तीनों में सेम आएगा क्योंकि OP इक्वल OA है। ट्राइंगल OAP ले लो इन ट्राइंगल AOP और इसमें तुम्हें दिख रहा होगा OA इक्वल OP, OA इक्वल OP और इसका रीजन है रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। एक ही सर्कल की रेडियस है, लिख देना रेडियस ऑफ सेम सर्कल और सेम सर्कल की रेडियस इक्वल होती है। तो इससे हमें शिक्षा मिल जाएगी कि OA के अपोजिट एंगल 3 और OP के अपोजिट एंगल 5, यानी एंगल 3 इक्वल एंगल 5। और ये एक प्रॉपर्टी है चैप्टर 6 की, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, इक्वल साइड के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। इसको डाल दो फर्स्ट। ऑल्सो अभी तुम एक और ऐसे रिलेट ले सकते हो कि इसमें OP इक्वल OB होगा तो एंगल 4 इक्वल एंगल 6 हो जाएगा, एंगल 4 इक्वल एंगल 6, एंगल 4 इक्वल एंगल 6। ये भी हमें रिजल्ट इससे मिल जाएगा सेम। अब इसके बाद तुम्हें इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल AOP में, क्योंकि ये साइड हमने आगे प्रोड्यूस करी थी तो ये एक्सटीरियर एंगल बनेगा इन ट्राइंगल AOP बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो इसमें जब एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है 1, ये इस 3 और 5 के सम के इक्वल होगा। एंगल 1 इक्वल एंगल 3 प्लस एंगल 5। अब क्योंकि हमें जो जरूरत है वो एंगल 1, 2 और 3, 4 की है, क्योंकि हमें इन दोनों का कनेक्शन इन दोनों के साथ बनाना है, तो 5 हमारे लिए यूजलेस है। तो 5 की जगह 3 हम पुट कर देंगे फ्रॉम फर्स्ट, तो 1 इक्वल 3, 5 की जगह हम 3 पुट कर देंगे और ये हमने रिजल्ट लिया फ्रॉम फर्स्ट। तो ये हो जाएगा एंगल 1 इक्वल ट्वाइस एंगल 3 और ये हमारी बन जाएगी थर्ड पार्ट। सेम ऐसे अगर तुम चाहो तो इस ट्राइंगल POB में भी यही काम कर सकते हो, इन ट्राइंगल POB इसमें भी बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो इसमें एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी अगर लगाते हो तो एंगल 2 इक्वल 4 प्लस 6, या इधर देख लो, ये तो हर जगह लगेगी 2 इक्वल 4 प्लस 6, क्योंकि ये साइड आगे बढ़ी है तो ये एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हो गया और एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है, तो ये एंगल 2 इक्वल एंगल 4 प्लस एंगल 6। और जब तुम, क्योंकि तुम्हें जरूरत है 2 और 4 का और 1 और 3 का कनेक्शन बनाना है, तो 6 को हटा के इसकी जगह 4 लिख के ये रिजल्ट तुम्हें बन जाएगा एंगल 2 इक्वल 2 एंगल 4, ट्वाइस ऑफ एंगल 4। ये बन जाएगी फोर्थ इक्वेशन। बस अब हमारा काम बन गया। अब हम केस 1 और केस 2 एक साथ लेंगे और उसके लिए हम 3 और 4 को ऐड कर देंगे, तो हमारा केस सॉल्व हो जाएगा सेकंड और फर्स्ट। तो जब राइट हैंड को राइट हैंड पे ऐड करेंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 और ट्वाइस एंगल 3 प्लस ट्वाइस एंगल 4। अब 1 और 2 को अगर तुम ऐड करते हो किसी भी फिगर में इन दोनों में से, तो 1 और 2 को ऐड करने पे ये बनेगा AOB,
ये AOB एंगल फॉर्म हो जाएगा 1 और 2 को ऐड करने से, यहाँ भी एंगल 1 और 2 को ऐड करने से ये पूरा एंगल फॉर्म होगा AOB। तो ये तो बन गया AOB और इधर 2 कॉमन लेके यहाँ बचेगा 3 + 4 और जब तुम 3 और 4 को ऐड करोगे तो ये एंगल 3 और 4 को ऐड करने पे पूरा एंगल बन जाएगा APB, एंगल APB। और ये तुम्हारा फर्स्ट और सेकंड पार्ट एक साथ प्रूव हो गया, जो मैंने प्रूव करवाया था कि सेंटर पे जो एंगल बनेगा AOB, ये रिमेनिंग पार्ट के एंगल का डबल होगा APB का। तो ये हमारा फर्स्ट और सेकंड केस एक साथ सॉल्व हो गया। अब लेंगे इसका केस 3। अब केस 3 को देखना है फिगर को, तो इसमें जब तुम इन्हें ऐड करोगे, ऐड तो इन्हें करना ही पड़ेगा 3 और 4 को, तो ये एंगल 1 + एंगल 2 = 2 कॉमन एंगल 3 + एंगल 4, ये तो यही बनेगी इक्वेशन। लेकिन अब यहाँ 1 और 2 को ऐड करने पे ये पूरा एंगल बनता है यहाँ से यहाँ तक का, और इसको हम रिफ्लेक्स AOB बोलेंगे। तो 1 और 2 को ऐड करके ये बन गया रिफ्लेक्स एंगल AOB, और जब 3 और 4 को ऐड करोगे तो ये पूरा एंगल बनेगा APB, यानी यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तुम्हारा थर्ड पार्ट प्रूव हो गया कि जो मेजर आर्क है वो सेंटर पे रिफ्लेक्स एंगल बनाएगी, और ये रिमेनिंग पार्ट के जो माइनर आर्क पे रिमेनिंग पार्ट पे जो एंगल बनेगा APB, इसका डबल होगा सेंटर वाला एंगल। तो अब ये हमारी 3 केस थ्योरम प्रूव हो गई, और अब इसका यूज करेंगे हम बाकी की थ्योरम्स को प्रूव करने में। तो सबसे पहले मैं लेता हूं थ्योरम 10.9, ये थी थ्योरम 10.8, अब थ्योरम 10.9 है। और ये जो थ्योरम 10.9 है इसमें भी हम एक इसी का रिजल्ट यूज करके इसको हमने थ्योरम तैयार कर दिया है सेपरेटली। उसमें थ्योरम हमने ये यूज करी है, और ये सारी थ्योरम्स अब हमें एक्सरसाइज में यूज करनी होंगी, तो इसलिए ये प्रूफ भी तुम्हें पता होना चाहिए, चाहे एग्जाम में पूछे जाए या ना पूछे जाए। बट मेरे हिसाब से प्रूफ के बिना इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होता कि ये थ्योरम कैसे बनी और ये थ्योरम एक्चुअल में है क्या। तो सबसे पहली बात आती है थ्योरम 10.9, और थ्योरम 10.9 में जो हमारी थ्योरम है वो है कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। यानी अगर हम कोई आर्क ले लें इस सर्कल में, तो अगर इसकी कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड के साथ देखें तो ये सेगमेंट बनती है। अगर इस सेगमेंट में जो इसका रिमेनिंग पार्ट हमारा बचता है उसमें कहीं भी अगर हम 2 पॉइंट ले लें जैसे P और Q, और अगर इसको A से और B से अगर हम मिलाते हैं, दोनों में से किसी भी पॉइंट को मिला लो, तो ये कुछ एंगल फॉर्म हो जाते हैं। तो हम देखते हैं कि ये जो एंगल फॉर्म हुए, एक तो ये एंगल बना APB और एक बना AQB, और भी तुम अगर इस रिमेनिंग पार्ट में कहीं भी कोई एंगल ले लो तो वो हमेशा इक्वल होंगे। अब चाहे तुम इसको ये सेगमेंट बना के दिखाओ या मत दिखाओ, होता तो ये रिजल्ट तो कहलाता है एंगल ऑन सेम सेगमेंट ही कहलाता है। बट कॉमन सेंस की बात है कि आर्क के एंड पॉइंट को अगर हम रिमेनिंग पार्ट पे एक से ज्यादा पॉइंट लेके मिला देते हैं तो जो एंगल बनते हैं ये आपस में इक्वल होते हैं, और ये कहलाते हैं एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। अब इसके बाद मैं इसको अगर प्रूव करना चाहूँ तो यहाँ एक सेंटर सेलेक्ट कर लूँ सर्कल का, और इस आर्क को सेंटर से मिला दूं मैं, और सेंटर से मिलाने के बाद में हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा, अब 2 केस बन जाएंगे, और ये 2 केस को अगर हम सॉल्व करें तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा। तो गिवन में हमें दे दिया, मान लो कि एक सर्कल है, इस सर्कल जिसका सेंटर, इस सर्कल विद सेंटर O, जिसका सेंटर O है, और AB इज एन आर्क, AB एक आर्क है, कैसी भी आर्क है, और हमें फिलहाल जो शो करना है वो ये शो करना है कि इस रिमेनिंग पार्ट में हमने 2 पॉइंट ले लिए P और Q, हमें एंगल APB को इक्वल दिखाना है एंगल AQB के। तो ये काम तुम्हारी समझ में 2 मिनट में आ जाएगा, और 2 मिनट में आने के लिए बस ये कि तुम्हें 2 केस देखने पड़ेंगे, और जो अभी हम प्रूव करके आए थे वही वाले 2 केस इसमें सेम हमें समझने हैं। तो एक बार हम आर्क लेंगे AB, और एक सेंटर हमारे पास है O, और एक पॉइंट ले लेंगे हम P रिमेनिंग पार्ट पे। तो जब इसको हम इससे मिलाएंगे तो ये आर्क सेंटर पे तो बनाएगी एंगल AOB, ये एंगल तो सेंटर पे बनेगा, और ये जो रिमेनिंग पार्ट पे हमने P लिया है इसको अगर हम सेंटर से इससे मिलाते हैं आर्क के एंड पॉइंट से, तो इस तरीके से ये
एंगल बन जाएगा एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो ये जो एंगल बनेगा रिमेनिंग पार्ट में इस आर्क से, ये एंगल इस सेंटर वाले एंगल का डबल होगा, क्योंकि ये भी हमारे पास एक रिजल्ट आया था थ्योरम 10.8 में कि कोई आर्क सेंटर पे जो एंगल बनाती है, जैसे ये बना रही है ए ओ बी, और ये इसका रिमेनिंग पार्ट है, इस रिमेनिंग पार्ट में कोई भी अगर एंगल बनाती है आर्क, तो ये एंगल इस एंगल का डबल होता है। तो इससे हमें मिल जाएगा रिजल्ट बाय थ्योरम 10.8, और एंगल ए ओ बी इज ट्वाइस एंगल ए पी बी, ये इस एंगल का डबल होगा। ये पहला रिजल्ट आ गया। और सेम फिर हम दोबारा देखें, ये आर्क है ए बी, और ये रिमेनिंग पार्ट पे पॉइंट ले लिया मैंने क्यू, और ये है इसका सेंटर। तो ये आर्क सेंटर पे तो एंगल बना रही है ए ओ बी, और ये जो रिमेनिंग पार्ट में पॉइंट है क्यू, इसको अगर इस आर्क से कनेक्ट कराएंगे ऐसे करके, तो ये आर्क इस रिमेनिंग पार्ट पे जो एंगल बना रही है वो बना रही है ए क्यू बी। तो ये जो सेंटर वाला एंगल बनाएगी आर्क ए ओ बी, ये इस रिमेनिंग पार्ट के एंगल का डबल होगा, और रिमेनिंग पार्ट पे एंगल बन रहा है ए क्यू बी, तो ये वाला एंगल इस ए क्यू बी का डबल होगा। अब ये तुम्हें क्वेश्चंस के बीच में भी फिगर को पहचानना पड़ेगा कि ये थ्योरम कहाँ अप्लाई हो रही है। तो बाय थ्योरम 10.8 एंगल AOB इज आल्सो ट्वाइस ऑफ एंगल AQB। ये हमने दोनों रिजल्ट ले लिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो इसका मतलब ये जो ट्वाइस ऑफ एंगल APB है, ट्वाइस ऑफ एंगल APB ये इक्वल होगा ट्वाइस ऑफ एंगल AQB। अब यूक्लिड ने हमें बताया था कि हाफ्स ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल, तो हाफ करेंगे तो दोनों साइड से 2 कट जाएगा और रिजल्ट मिल जाएगा एंगल APB इक्वल एंगल AQB, यानी एंगल्स ऑफ द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो इस तरह से थ्योरम 10.9 होगी जो हमें करनी है। अच्छा, एक थ्योरम इसमें और है जो कि इसमें इन्होंने दिया नहीं है, मतलब बुक में एज ए थ्योरम नहीं दी है, बल्कि साइड में एक उन्होंने रिजल्ट दिया हुआ है, प्रॉपर्टी की तरह हमें यूज करनी है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आगे तक हमें यूज करनी पड़ेगी 10th क्लास में। 10th क्लास में भी 1-2 क्वेश्चंस में यूज होती है ये, तो इसको भी हमें याद रखना पड़ेगा, और ये भी बिल्कुल इसी 10.8 थ्योरम से प्रूव हो जाएगी। तो ये क्या है, इसको मैं डाल देता हूँ फिलहाल, क्योंकि इसका कोई नंबर तो है नहीं, तो 10.9 का बी पार्ट डाल देता हूँ, 10.9 के साथ ही दी हुई है। तो थ्योरम ये है कि अगर मान लो एक सर्कल है और ये एक डायमीटर है, AB इज ए डायमीटर, तो ये एक आर्क होगी सेमी सर्कल की। तो ये जो आर्क है, अगर इसका ये रिमेनिंग पार्ट में हम कोई पॉइंट ले लें जैसे P, और इससे इसको मिलाएं, तो वैसे तो अभी मैंने प्रूव करा था थोड़ी देर पहले कि ये एंगल इसका डबल होता है। अब लेकिन अगर ये डायमीटर है तो ये एंगल हमें पता है 180 डिग्री, तो ये एंगल 90 डिग्री का होता है। तो आधे सर्कल में, सेमी सर्कल में कोई भी एंगल बनेगा तो हमेशा वो 90 डिग्री का बनेगा, चाहे किधर भी बने। अगर इस वाली पे कहीं हम कोई पॉइंट ले लें और इसको कनेक्ट कराएं, तो भैया ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा। तो तुम्हें कोई भी एक एंगल प्रूव करके दिखाना होगा, तो ये रिजल्ट कहलाता है एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। तो उसके लिए हमें मान लो एक सर्कल दे रखा है, एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, विद सेंटर O, और AB इज द डायमीटर, AB इज द डायमीटर, AB एक डायमीटर है। अब तुम्हें जो दिखाना है फिलहाल वो ये दिखाना है कि ये एंगल जो बनेगा इस सेमी सर्कल में, कहीं भी ये आर्क जो सेमी सर्कल में एंगल बनाएगी, जैसे ये एंगल APB बना रही है, तो तुम्हें एंगल APB को 90 डिग्री का शो करना है। तो इसके लिए तुम फिर से वही थ्योरम पे पहुंच जाओगे बाय थ्योरम 10.8। और अभी मैंने तुम्हें बताया था, थोड़ी देर पहले प्रूव करके दिखाया था सेकंड केस, कि ये जो एंगल बनेगा, अब मैं इसे हटा देता हूं दूसरे वाले केस को, ये जो एंगल बनाएगी आर्क सेंटर पे, ये बनाएगी AOB। एंगल AOB इज ट्वाइस ऑफ एंगल, ये जो रिमेनिंग पार्ट में बनेगा एंगल APB, ये इस एंगल का ट्वाइस होगा। अब ये तुम्हें दिख रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन है, डायमीटर है, तो ये जो एंगल बनेगा 180 डिग्री का होगा। तो इसकी वैल्यू तो 180 हो गई AOB की, और ट्वाइस ऑफ एंगल APB। अब ये जब हाफ करोगे दोनों तरफ, तो इधर से 2 कट जाएगा या ये डिवाइड में जाएगा,
तो एंगल APB इक्वल 180/2 यानी कि 90 डिग्री। तो ये एक रिजल्ट हमें मिल गया कि कभी भी अगर ये डायमीटर के एंड पॉइंट से जो आर्क बनती है वो इस रिमेनिंग पार्ट में कहीं भी एंगल बनाती है तो ये हमेशा 90 डिग्री का होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा 180 होती है तो इसकी हमेशा 90 आएगी बाय थ्योरम 10.8। अब ये जो थ्योरम है 10.10, ये थ्योरम हमें एक क्वेश्चन में यूज करनी पड़ती है। थ्योरम तो वैसे इंपॉर्टेंट है लेकिन हमें केवल एक ही क्वेश्चन में यूज करनी है और उस क्वेश्चन को भी हम दूसरी थ्योरम से भी कर सकते हैं। तो मैं फिर इसको तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ थ्योरम को, और इसके प्रूफ की तुम्हें फिर इसलिए जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि कंट्राडिक्शन मेथड से इसका प्रूफ होता है। अब इसमें हम क्या करते हैं, थ्योरम यह है कि अगर मान लो थ्योरम है 10.10 कि अगर मान लो एक लाइन सेगमेंट है AB सपोज, और इसके सेम साइड दो पॉइंट है, सेम साइड दो पॉइंट है, कहीं भी ले लो P और Q, और अगर इस लाइन सेगमेंट के सेम साइड जो पॉइंट है ये इस लाइन सेगमेंट पे जो एंगल बना रहे हैं, ये लाइन सेगमेंट इन पॉइंट्स पे जो एंगल बना रही है, अगर ये एंगल्स आपस में इक्वल है तो ये चारों पॉइंट कॉन्साइक्लिक होते हैं, यानी कि चारों पॉइंट एक सर्कल पे लाइज करते हैं। ये थ्योरम होती है कि वही तुम देखोगे तो ये एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट का कन्वर्स हो गई एक तरीके से, क्योंकि ये एक सेगमेंट बन रही, देखो ये एक सेगमेंट है और इस सेगमेंट के सेम साइड जो एंगल है मैंने भी तुम्हें बताया था कि आपस में इक्वल होते हैं, लेकिन वो तभी होते हैं जब ये एक सर्कल होगा। अगर इस सर्कल के पॉइंट है दोनों तो ये इक्वल होंगे, और अभी अगर मैं इस Q को ऊपर निकाल दूं यहां ऐसे कर दूं तो ये इक्वल नहीं होंगे, अब ये एंगल इसके इक्वल नहीं होगा। तो कुल मिला के अगर ये एंगल जो बन रहे हैं वो दोनों एक सर्कल पे लाइज करेंगे तभी ये आपस में इक्वल होते हैं, एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट। तो इसका कन्वर्स है कि अगर ये एंगल इक्वल है तो 100% चारों पॉइंट कॉन्साइक्लिक होंगे, यानी एक सर्कल पे लाइज करेंगे। अब इसके बाद आते हैं अपनी नेक्स्ट 10.11 थ्योरम पे, और ये थ्योरम अब एक नया कॉन्सेप्ट हमारे लिए लेके आई है जो भी हम 10.10 में सीख रहे थे, कि इसके लिए अब हमें एक नई चीज के बारे में पढ़ना पड़ेगा, साइक्लिक क्वाड। तो साइक्लिक क्वाड एक ऐसा क्वाड जिसके ऑल 4 वर्टिसेस लाइज ऑन ए सर्कल, एक ऐसा साइक्लिक क्वाड हम बना लेते हैं यहाँ पे ABCD। तो ये एक साइक्लिक क्वाड है क्योंकि इसके चारों वर्टेक्स सर्कल पे लाइज करते हैं। तो साइक्लिक क्वाड की डेफिनेशन ये बड़ी सिंपल हो गई कि अगर एक क्वाड जिसके चारों पॉइंट चारों वर्टेक्स सर्कल पे लाइज करते हैं उसको हम साइक्लिक क्वाड का नाम देते हैं, और ये चारों पॉइंट आपस में कॉन्साइक्लिक भी कहलाते हैं। कॉन्साइक्लिक क्वाड का मतलब है कि ये एक साइक्लिक ऑर्डर पे यानी कि एक सर्कल पे लाइज कर रहा है। तो ये जो हमारी थ्योरम है 10.11 वो इसी से रिलेटेड है कि किसी भी साइक्लिक क्वाड के जो दोनों अपोजिट एंगल्स के पेयर होते हैं इनका सम 180 होता है। तो सपोज मैं इस थ्योरम को अगर प्रूव करना चाहूं तो अभी 2 मिनट लगेंगे कि एक सर्कल है, मान लो मेरे पास एक सर्कल है, एक सर्कल जिसका सेंटर O है विद सेंटर O, और ABCD एक साइक्लिक क्वाड है, इज ए साइक्लिक क्वाड, और मेरे को ये प्रूव करना है कि इसके जो दोनों पेयर है अपोजिट एंगल के, जैसे एंगल A और C ये अपोजिट है, इनका सम 180 डिग्री है। साथ में इसका जो दूसरा पेयर है अपोजिट एंगल का B और D, इनका सम भी 180 है। तो आगे से तो तुम इसे कभी भी यूज कर सकते हो प्रॉपर्टी को, फिलहाल मैं इसे प्रूव करके दिखा रहा हूं। तो इसके लिए बस एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी छोटी सी, कि जो ये सेंटर है सर्कल का, इससे इस पॉइंट को A को और C को मिलाना पड़ेगा। तो मैं इसे थोड़ा सा नीचे कर देता हूं, तो ये A और C पॉइंट से तुम इस सेंटर को ज्वाइन करा दोगे, ये तुमने कंस्ट्रक्शन कर ली। बस इतनी सी कंस्ट्रक्शन है कि ये, बल्कि इसको चाहो तो और नीचे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा और तुम्हें अच्छी फीलिंग आएगी यहां से ये फिगर को देखने में। तो तुम इसे और थोड़ा सा नीचे लेके एक ऐसा साइक्लिक क्वाड फॉर्म कर लो इस तरह से, तो तुम्हें थ्योरम 10.8 क्लियर बिल्कुल नजर आ जाएगी। ये हमने एक कंस्ट्रक्शन करके A और C को मिला दिया,
तो ये हमारा साइक्लिक क्वाड हो गया था ABCD, और इसके मैंने A और C पॉइंट को सर्कल के सेंटर से कनेक्ट करा दिया है। ठीक है, अब देखो, तो इसमें हम पहले यहां लिख देते हैं ज्वाइन AO एंड OC, इनको ज्वाइन कर लिया। अब जब इसका प्रूव करोगे तो बस वही थ्योरम तुम्हें काम करनी है जो 10.8 की तुमने थ्योरम पढ़ी है, वही सबका बेस है। ये एक सर्कल है और इसमें एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B और एक पॉइंट है C और एक पॉइंट है D। अब अगर तुम इस फिगर को ध्यान से देखते हो तो तुमको इसमें अपनी थ्योरम 10.8 नजर आ जाएगी। ये एक आर्क है ABC और ये आर्क सेंटर पे जो एंगल बनाती है, तो अगर इस आर्क के एंड पॉइंट को तुम सेंटर से मिलाओगे तो ये आर्क सेंटर पे जो एंगल बना रही है वो AOC बना रही है। और ये जो इसका रिमेनिंग पार्ट बचा, ये जो बाकी की आर्क बची, ये CDA, इस पे ये D पॉइंट है और सेट रिमेनिंग पार्ट पे ये एंगल बना रही है ये वाला ADC। तो ये जो सेंटर वाला एंगल है AOC, ये एंगल इस रिमेनिंग पार्ट के एंगल का ADC का डबल होगा। तो सबसे पहले तुम इसमें ये थ्योरम यूज करोगे बाय थ्योरम 10.8 कि कोई आर्क सेंटर पे जितना एंगल बनाती है रिमेनिंग पार्ट पे उसका डबल बनाती है। तो इससे हमें रिजल्ट मिल रहा है कि एंगल AOC इज ट्वाइस ऑफ एंगल ADC, ये इसका डबल होगा पहली बनी। अब इसी 10.8 को दोबारा से महसूस करो, तो ये तुम्हें खुद महसूस करना पड़ेगा। वहां पे ये आर्क थी AC और यहाँ एक पॉइंट था B और यहाँ पे एक पॉइंट था D। अब की बात ये वाली आर्क मेजर आर्क CDA, और इसको सेंटर से कनेक्ट कराओ तो ये सेंटर पे जो एंगल बनाएगी थर्ड केस, थ्योरम 10.8 का थर्ड केस, ये रिफ्लेक्स एंगल बनाएगी। और ये इसका रिमेनिंग पार्ट है, इस पे ये एंगल बनाएगी ये वाला ABC। तो ये जो रिफ्लेक्स एंगल है ये इसका डबल होगा, यानी कि इसका मतलब इसमें जब तुम लगाओगे अगेन दोबारा से लगाओगे तो रिफ्लेक्स एंगल COA, ये वाला जो रिफ्लेक्स एंगल है COA, रिफ्लेक्स एंगल COA इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल, ये COA जो रिफ्लेक्स एंगल होगा ये इसका ट्वाइस होगा जो रिमेनिंग पार्ट पे एंगल बना रही है मेजर आर्क CDA, जो रिमेनिंग पार्ट पे एंगल बना रही है CBA का, ये डबल होगा CBA। और ये बनी तुम्हारी सेकंड इक्वेशन। अब तुम इन दोनों को ऐड कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, यानी कि एडिंग 1 एंड सेकंड। तो जब ऐड करोगे तो AOC प्लस रिफ्लेक्स एंगल COA, एक ही बात है वैसे तो, इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल ADC प्लस ट्वाइस एंगल CBA। अब जब तुम कभी भी इधर कंबाइंड फिगर में देखोगे एंगल AOC को और इसके रिफ्लेक्स को ऐड करोगे आपस में दोनों को, तो ये कंप्लीट एंगल बनता है और इसकी वैल्यू होती है 360 डिग्री। कभी भी तुमने किसी भी एंगल को अगर जैसे ये एंगल है AOC, और अगर तुमने इस एंगल AOC को इसके रिफ्लेक्स के साथ ऐड कर दिया तो ये कंप्लीट एंगल बन जाता है दोनों को मिलाकर, और इसकी वैल्यू 360 डिग्री होगी हमेशा। इनमें से 2 कॉमन आएगा तो एंगल ADC प्लस एंगल CBA और मिला के इसका सम हुआ 360। अब ये मल्टीप्लाई कर डिवाइड में जाएगा तो एंगल ADC प्लस एंगल CBA इज इक्वल टू 360 अपॉन 2, फाइनली 180 डिग्री। तो ये हमारी बन गई थर्ड, यानी इससे हमने प्रूव कर दिया ADC यानी कि इस एंगल का और एंगल CBA यानी इस एंगल का, इन दोनों अपोजिट एंगल D और B का सम 180 डिग्री प्रूव हो गया। इससे हमारा पहला आंसर आ गया D प्लस B इक्वल 180 डिग्री। यही बात हम तुम्हें बता रहे थे कि साइक्लिक क्वाड के अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब इसका सेकंड केस में हमें, बल्कि ये फर्स्ट केस था और ये है हमारा सेकंड केस, कि अब हमें दूसरे वाले पेयर A और C का सम भी 180 दिखाना है। तो वैसे तो ऐसे ही दिखा सकते हैं हम,
वरना एक शॉर्टकट तरीका है कि क्वाड के चारों एंगल जो होते हैं ए बी सी डी, इन चारों का सम 360 डिग्री होता है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल ए बी सी और डी, ये चारों एंगल का सम 360 होता है। तो जब तुम्हें डी और बी का सम पता चल गया कि इनका सम 180 है, तो यहां पे यूज कर सकते हो a प्लस सी प्लस 180 इज इक्वल टू 360। ये हमने ले लिया फ्रॉम थर्ड। ये हमने थर्ड में प्रूव कर दिया कि डी और बी का सम 180 है, तो हमने बी और डी के सम की जगह 180 लिख दिया। तो इससे a प्लस सी इज इक्वल टू, अगर इसको इधर ले जाके माइनस करोगे 360 माइनस 180 फाइनली 180 डिग्री। तो हमने प्रूव कर दिया कि दोनों पेयर अपोजिट एंगल्स के जो साइक्लिक क्वाड के होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। वैसे इसका प्रूफ कुछ बुक में दिया है, तुमने देखा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये सबसे सिंपलेस्ट प्रूफ है। अच्छा, अब इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट, एक इसकी थ्योरम है 10.12। वैसे वो कोई नई थ्योरम नहीं है, वो इसी थ्योरम का रिवर्स है, कन्वर्स। क्योंकि अब हमें एक शिक्षा मिल गई इससे कि एक अगर साइक्लिक क्वाड है तो उसके अपोजिट एंगल का सम दोनों का 180 डिग्री होगा। लेकिन ये इसका कन्वर्स है कि अगर किसी भी क्वाड के अपोजिट एंगल का सम किसी एक पेयर का अगर हम 180 प्रूव कर देते हैं, ये है थ्योरम 10.12 कि अगर हमारे पास एक क्वाड है और हमने इस क्वाड के एक अपोजिट एंगल कोई सा भी हो, उसका सम अगर 180 दिखा दिया, या तो हम a प्लस सी का सम 180 दिखा दें या फिर हम b प्लस डी का सम 180 दिखा दें, किसी एक पेयर का, दोनों जरूरी नहीं होते, एक पेयर का सम अगर हम 180 दिखा देते हैं, आइदर a प्लस सी और आइदर b प्लस डी, देन वी कैन से दैट a b c d इज ए साइक्लिक क्वाड। यानी कि इस क्वाड के ये जो चारों वर्टेक्स है, इनसे एक अगर सर्कल बनाओगे तो वो बन जाएगा। यानी एक सर्कल के ऊपर लाइज करेंगे, इस क्वाड के चारों पॉइंट एक सर्कल पे लाइज करेंगे, तो ये हमारी इस थ्योरम का कन्वर्स हो गया कि अगर किसी क्वाड के एक पेयर अपोजिट एंगल का सम 180 आ रहा है, तो उसका मतलब उसके चारों पॉइंट एक सर्कल पे लाइज करेंगे। अब वो चाहे ए और सी का सम 180 है, चाहे बी और डी का, किसी एक पेयर का सम 180 आना चाहिए। अच्छा, इसी के साथ में एक प्रॉपर्टी मैं एडिशनल बता रहा हूं, ये ऐसे समझो कि थ्योरम 10.13 हो गई, और ये 10.13 जो है एक्स्ट्रा एक प्रॉपर्टी है साइक्लिक क्वाड की, जिसको कहीं तुम चाहो तो इस्तेमाल कर सकते हो कि अगर ये एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है एक्स्ट्रा, और इसमें यह है कि अगर एक साइक्लिक क्वाड है तुम्हारे पास, कैसा भी साइक्लिक क्वाड तुमने बना लिया, मान लो ये एक साइक्लिक क्वाड है, मैंने ऐसे ही बना दिया साइक्लिक क्वाड, तो अगर ये साइक्लिक क्वाड है, मान लो ए बी सी और डी, अगर तुमने इसकी किसी भी एक साइड को आगे प्रोड्यूस कर दिया जैसे ई पॉइंट तक, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल बनता है, ये इसके साथ वाला जो एंगल होता है, ये वाला एंगल, इसके सामने वाला जो एंगल होगा इसके इक्वल होगा। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड इज इक्वल टू उसका जो एडजेसेंट एंगल का अपोजिट एंगल है, ये एंगल इसके इक्वल होता है। चाहो तो इस 2 मिनट में प्रूफ भी हो सकता है। इसको डाल दो एंगल 1, इसको डाल दो एंगल 2 और इसको डाल दो एंगल 3, एक्सटीरियर एंगल को डाल दिया एंगल 3, तो इसे हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए साइक्लिक क्वाड। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो हमें दिखाना है वो ये दिखाना है कि जो एक्सटीरियर एंगल बनता है एंगल 3, ये इक्वल होता है इसका जो एडजेसेंट एंगल है साइक्लिक क्वाड का, उसको भूल जाओ, उसके सामने जो एंगल बैठेगा अपोजिट, एंगल 2 के अपोजिट बैठेगा एंगल 1, तो ये एंगल 1 के इक्वल होता है। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1। तो कहीं भी तुम इसको लगा सकते हो, फिलहाल मैं तुम्हें इसे प्रूव करके दिखा रहा हूं, बहुत सिंपल तरीका है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है तुमने आगे प्रोड्यूस करी है, तो इन दोनों एंगल का सम 180 होगा, एंगल 3 प्लस एंगल 2 का सम 180 डिग्री, और ये है लीनियर पेयर एक्सियम, ये बनी फर्स्ट। ऑल्सो अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ के आए कि ये ABCD एक साइक्लिक क्वाड है, और अभी हम प्रॉपर्टी पढ़ के आए थ्योरम 10.11
कि अपोजिट एंगल का सम 180 होता है साइक्लिक क्वाड में। ऑल्सो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये है थ्योरम 10.11। और इन दोनों इक्वेशन से जो हमें शिक्षा मिलेगी यूक्लिड के थ्रू फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, वो ये मिलेगी कि थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, यानी एंगल 3 प्लस एंगल 2 इक्वल एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 3 प्लस एंगल 2, एंगल 2 प्लस एंगल 1, ये एंगल 2 प्लस 1 है। अपोजिट एंगल्स का सम 180 है, एंगल 2 और 1। तो एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 1। अब तुम्हें दिख रहा होगा कि एंगल 2 दोनों में कॉमन है, तो एंगल 2 से एंगल 2 कैंसिल हो गया और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 प्रूफ हो गया। तो ये एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी हो गई एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी किसी साइक्लिक क्वाड की। जैसे ट्राइंगल्स की होती थी, तो ट्राइंगल में तो एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। इसमें क्या होता है, जो एक्सटीरियर एंगल का एडजेसेंट एंगल है साइक्लिक क्वाड का, ये एक्सटीरियर एंगल इस एडजेसेंट एंगल के अपोजिट एंगल जो होगा उसके इक्वल होता है। तो इसको तुम डायरेक्टली यूज कर सकते हो। तो आज हमने सारी थ्योरम डिस्कस कर ली है। अब हम इसकी लास्ट एक्सरसाइज 10.5 स्टार्ट करेंगे, और जब तक तुम ये थ्योरम्स अच्छी तरह से समझ के इनको अच्छी तरह से तैयार करो, क्योंकि ये सब यूज होंगी। थैंक यू।